एएफपीएमएस नीट पे हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज को फिजिक्स एक्सपर्ट मनीष सर, बायोलॉजी एक्सपर्ट अंकित सर एंड केमिस्ट्री एक्सपर्ट धर्मपाल। वेलकम सर। ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं। सर एक बार बताएं आपको किन किन जगह पे क्या आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है इतने सालों का, उसके बारे में प्लीज थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम मनीष शर्मा है। मैं पिछले 20 साल से पढ़ा रहा हूँ और मैंने जो लास्ट इंस्टीट्यूट में छोड़ा था वो एलएफ, उससे पहले मैंने कैरियर पॉइंट, आकाश ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ा है और करीब 15 से 20 हजार स्टूडेंट को आईआईटी और जेई के लिए या मेडिकल एंट्रेंस के लिए मोटिवेट किया तैयारी करने। मेरा नाम डॉक्टर अंकित है। मैंने 2012 से मैं स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ और अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1500 स्टूडेंट हैं वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं और बायोलॉजी के अंदर वो सारे मतलब उन लोगों को मैंने गाइड किया। नमस्कार, मैं डॉक्टर पाल पिछले 17 ईयर्स लगातार नीट और जेईई और हर टाइप के स्टूडेंट्स हैं, वो एडवांस लेवल के हर तरह के स्टूडेंट मैंने पढ़ाए, डीप लेवल तक मैंने पढ़ाया बच्चों को और बहुत सारे कॉलेजेस में मैंने पढ़ाई की बच्चे। मैं कुछ इंस्टीट्यूट जैसे टारगेट के वगैरह में पढ़ा चुका हूँ। अब मेरे को इंस्टीट्यूट है। सर सबसे पहला क्वेश्चन जो आप तीनों से मेरा है वो ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक बोर्ड एग्जाम की तरीके से तैयारी की है, कभी कॉम्पिटिशन के लेवल पे या नीट के हिसाब से प्रिपरेशन नहीं की, क्या वो बचे हुए 3 महीने में नीट 2025 क्लियर कर सकते हैं? सब हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बताएं। देखिए, अगर कंपटीशन का लेवल देखा जाए तो ये दूर से देखने में तो लगभग इम्पॉसिबल था, बट जैसे ही हम इसको पैन पेपर पे या प्लानिंग के अकॉर्डिंग करते हैं तो ये आपको बिल्कुल गो टू गोल लगने लगता है। 90 डेज अगर अपन लेते हैं तो 90 डेज मोर देन सफिशिएंट है पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए। बस आपके पास एक प्लानिंग स्ट्रेटेजी होगी, कौन से क्वेश्चन आपको टच करने हैं, कौन सी बुक लेनी है, कौन से बुक नहीं लेनी। सबसे जरूरी चीज इसमें यह है कि हमको इस बचे हुए टाइम में क्या क्या टच नहीं करना है, यानी कि हमारी प्रिपरेशन बहुत सेलेक्टिव और बहुत गाइडेड लेवल पर होनी चाहिए। तो डेफिनेटली जैसा आपने पूछा कि क्या ये पॉसिबल है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये डेफिनेटली पॉसिबल है। पर फिर से मैं जोर देना चाहूंगा कि बहुत ही पर्टिकुलर वे में तैयारी करते हैं। हाँ, और बायो के केस में एक्चुअली मैं सजेस्ट करूंगा कि जो एनसीईआरटी आपने पढ़ी, बिकॉज आपने अभी प्रिपरेशन की नहीं है, तो एनसीईआरटी जो आपने पढ़ी है उसी को अच्छे से प्रिपेयर करके और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से सोल्व किया जाए। और जितने भी डायग्राम्स हैं एनसीईआरटी में जो आपने अभी एग्जाम्स में पढ़े हैं, 12th के तो आपने डेफिनेटली याद किया आपके पूरे, लेकिन जो 11th क्लास के हैं वो आपको अच्छे से पूरे रिवाइज करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से काफी क्वेश्चन डायग्राम्स पूछे जाते हैं, जैसे कि लेवलिंग से रिलेटेड है, फ्लो चार्ट्स हैं, हार्मोनल बैलेंस वगैरह के क्वेश्चन है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पूरा प्लान करके फ्लो चार्ट और डायग्रामेटिक फॉर्म में पढ़नी है, जिससे कि आपका ज्यादा से ज्यादा अच्छा स्कोर जो है वो नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है। अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूँ तो ये पॉसिबल है, क्योंकि लगभग देखा जाए 50% को ऑर्गेनिक कवर करता है अप्रोक्सीमेट होता है, बाकी इनऑर्गेनिक और फिजिकल। एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के थ्रू अगर तैयारी की जाए तो 90 डेज काफी इसलिए रहेगा आप आराम से मतलब पर मंथ के अकॉर्डिंग तैयारी। और वैसे सर ने बताई, अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं या कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको नहीं करना, जिनमें टाइम कंज्यूमिंग है, जो अपने स्कोर को डिक्रीज कर सकते हैं, उनको हटा। बाकी ये पॉसिबल मेरे अकॉर्डिंग लगता है। जैसा धर्म सर ने कहा कि इसमें हम किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को फॉलो करें, तो मुझे लगता है कि हमारी जो टीम है वो यही करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर है। ठीक है, तो जैसा मैंने अभी बोला कि हमको क्या टच नहीं करना है, तो अगर आप इस गाइडेड चैनल के थ्रू जा रहे हैं तो हमारा जो टास्क है, हमारा जो टारगेट है, वो हम डेफिनेटली आपका कवर करके बता सकते हैं। क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, जैसे हम हमारा डिस्कशन करेंगे टीवाई का। ठीक है, ये हमारे चैनल का अभी का मेन मोटो। तो देखिए हम टीवाई की बेस्ट सिलेक्शन इतना तो समझ में आ रहा है। आप सब कुछ करने जाएंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे शायद, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, तो बिना स्ट्रैटेजी के लिए करना पॉसिबल नहीं है जो सर गाइड कर रहे हैं। सर ये जानना चाहते हैं कि अभी बचे हुए 3 महीने के अंदर रिविजन शुरू करना चाहिए, किस स्टूडेंट को रिविजन शुरू करना चाहिए? हर बच्चे का सिलेबस तो अभी पूरा नहीं हुआ, तो सिलेबस अगर पूरा नहीं हुआ है तो रिविजन शुरू करना चाहिए कि नहीं? देखिए, रिवीजन का जो मेरे अकॉर्डिंग मतलब बनता है, मैं तो इसको बिल्कुल टू द वर्ड टर्मिनोलॉजी पे जाता हूँ। रिवीजन मतलब आप रिवाइज कर रहे हैं। जैसे आपको कोई बड़ी बिल्डिंग है,
तो बड़ी बिल्डिंग को अगर आपने एक बार देख लिया नीचे से ऊपर, तो आप दोबारा नीचे से ऊपर नहीं देखते, आप हमेशा उसको ऊपर से नीचे देखते हैं। तो अगर कोई चैप्टर हमारा किसी टेस्ट में कंप्लीट हुआ है, तो मेरे अकॉर्डिंग रिवीजन की बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है आप टेस्ट से उल्टा पढ़ना चालू करें। जैसे मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, ऐसे मान के चलो जैसे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना है, तो कोई ही बच्चा ऐसा होगा जिसको के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर नहीं आता, तो उसको पढ़ के हम टाइम नहीं खराब करेंगे। बेटर होगा हम उसके क्वेश्चंस करेंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे और हम उसको रिवाइज करेंगे। पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा आपका अगर अपने क्वेश्चंस के थ्रू करा। थ्योरी अगर आपको देखनी है तो हम उन्हीं पर्टिकुलर प्रॉब्लम की थ्योरी डिस्कस करेंगे जिनमें हमको डाउट है। तो इस तरह से हमारा थ्योरी वाला पोर्शन भी कवर होता है और प्रैक्टिकल वाला या न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी कवर होता है। साइमल्टेनियसली आपको क्या है कि मेरे अकॉर्डिंग तो साथ साथ में रखना चाहिए, देखना कि जैसे आपका अभी करंट जो चैप्टर चल रहा है उसको तो आपको रीड करना ही करना है, बट एक दिन में 1 या 2 घंटे ऐसे आपको रखने चाहिए जिनमें आप क्या कर सकते हैं, पुराने चैप्टर्स रिवाइज कर सकते हैं जो आपने रिसेंटली पढ़े। और तो इससे आपको डेफिनेटली क्या है कि फायदा होगा। ऐसा नहीं सोच सकते कि पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा फिर रिविजन करूंगा, फिर इस चक्कर में आप रह जाओगे, सिलेबस जो है वो हो सकता है आपका पूरा हो तब ना। तो उस केस में आपको जो आपने पढ़ा है अभी तक उसको वापस से अच्छा करने के लिए और रिविजन मस्ट है साथ में। तो एक या 2 घंटे दिन में आप ऐसे रखिए जिस टाइम पर सब्जेक्ट के, जो कि आप इवनिंग में 9 to 12 रख सकते हैं, 9 से 10 बजे तक आपने कर लिया है, 10 से 11 12 11 से 12 कर लिया, तो वो मोर देन सफिशिएंट रहेगा और आपकी चीजें आती रहेगी और टॉपिक्स फ्रेश रहेंगे आपके माइंड में। जैसे सर ने बताया कि भी अगर अपन पूरे सिलेबस को कवर करें बहुत पॉसिबल, बट क्या होता है हर चैप्टर में कुछ चीजें खास होती है। एक तो होते सवाल जैसे टिक मार रहा है, वो तो आपको वैसे देखा जाए तो आप खुद भी कर सकते हैं, बट कुछ सवाल ऐसे इस लेवल के होते हैं जिनको अपने अच्छे तरीके से कवर किया गया। जैसे मैं बात करूँ ऑर्गेनिक की, आप ऑर्गेनिक को पूरा प्रोफाइल डायग्राम के थ्रू पूरा लर्न कर सकते हैं। और अगर अपन जाए फिजिकल में फॉर्मूला बेस को अलग करके अपन आराम से पूरे फिजिकल का रिवाइज कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक में लीनियर इक्वेशन बना करके अपन पूरी इनऑर्गेनिक रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि लगभग 70 to 80% बहुत अच्छा कवर कर सकते हैं। हमारी जो स्ट्रेटजी है वो PYQ के थ्रू पूरा मटेरियल आपको सप्लाई करना है, जो पर्टिकुलर हमारा जो जोर है वो PYQ। सर अब ऐसा क्यों है कि बच्चे को दूसरे क्वेश्चन की जगह या किसी और के क्वेश्चन की जगह PYQ पे फोकस करना चाहिए? PYQ का क्या ऐसा बेनिफिट है कि उसके ऊपर इतना बोझ है? एक तो रिसेंटली जो पैटर्न होता है एग्जाम का वो PYQ से हमें पता लग जाता है। जरूरी नहीं है कि जो 1996 में क्वेश्चन आते थे वो उस पैटर्न के क्वेश्चन तब भी आते हैं, टाइम के साथ में भी बदलती हैं, चेंजेस होती हैं ऐसे, तो सिलेबस भी चेंज होता है, तो हमें PYQ से आइडिया हो जाता है तो किस तरह से हम मतलब कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं और किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, उनका पैटर्न पता लगता है। तो मतलब से लास्ट ईयर का पैटर्न और इस ईयर का पैटर्न ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन आप अगर 2001 का पैटर्न देखोगे और आज का पैटर्न देखोगे उसमें आपको बहुत फर्क दिखाई देगा। तो इसलिए PYQ पे हम फोकस करते हैं। और दूसरी चीज है कि एक क्वेश्चन जब आपने कर लिया है तो हम सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बताएंगे, आपको उस क्वेश्चन के पीछे का जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो भी डेफिनेटली उसके नीचे एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इससे आपको शॉर्ट एंड पीरियड एकदम स्टडी हो जाएगी, क्विक स्टडी जो है वो आपकी हो जाएगी। मेरा भी यही मानना सर सही कह रहे हैं, जो हम PYQ करवाएं उस सवाल के आगे और पीछे का मतलब उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो उस PYQ के थ्रू पूरा रिवाइज हो जाएगा। एक तो आपको स्ट्रेटजी का पता लग जाएगा किस तरह के सवाल आपको पढ़ने, एक ये भी पता लगे, दूसरा उसके थ्रू अपन 2-4 टॉपिक है वो भी कवर करते हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए एक सवाल को करने के दौरान 4-5 टॉपिक को आराम से अपन कवर कर पाएंगे। तो ऐसे देखा जाए शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाए और शॉर्ट एंड स्वीट कह दूं मैं, वो फटाफट आप रिवाइज कर सकते हैं। और PYQ में क्या है कि आप मार्केट में जब बुक देखेंगे मटेरियल देखेंगे तो 20 साल के PYQ जैसे करने का ना कई तो रिलेवेंट ही नहीं। अगर मान लो हम उनको करने में टाइम लगा रहे हैं और ये सोच हो रहे हैं कि भाई हम सब कितने सारे क्वेश्चन कर लिए और वो तो हमारा टाइम वेस्ट होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस लास्ट टाइम में यही है कि हमको इस बचे हुए टाइम को कितना बेस्ट यूटिलाइज करना है। तो इसीलिए हमको PYQ भी हम पिछले 5 या 6 साल के लेंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे, और जैसा धर्म सर ने बताया कि हम उसके आगे पीछे का पूरा सिनेरियो कवर करेंगे, तो आपका सिलेबस रिवाइज होगा, कंप्लीटली हो जाएगा थ्रू द हेल्प ऑफ PYQ। और आपको इससे जैसे हम लोग जो क्लासेस लेंगे यहाँ पे ऐसे उसी के अकॉर्डिंग आपका रिविजन भी हो जाएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हमसे आप डायरेक्टली वीडियोस देखिए, उनसे रिलेटेड हमें कॉन्सेप्ट समझ जाए, उनको आप रीड करके और अच्छे से एग्जाम में जाइए।
definitely you will get some. तो PYQ हुआ 360 डिग्री फॉर्मूला 1.2 कार्ड। अब सर एक चीज और समझनी थी, 2025 के अंदर बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस समय उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, प्रैक्टिकल एग्जाम हो गया, मेन एग्जाम हो गया, तो जो बोर्ड प्रिपरेशन है उसमें किस तरीके से सपोर्ट मिलेगा इस चीज को फॉलो करने से क्या? बिल्कुल, इस पे मैं बोलना चाहूंगा कि हमने जो हमारा सिलेबस का या लेक्चर का प्लानिंग जो करा है उसमें मेजर पोर्शन 12 को इंक्लूड करा है पहले। मतलब डिलीवरी जो है आपकी मान के चलो कि 80% हम 12 ले रहे हैं, 20% 11 का पोर्शन ले रहे हैं। तो अगर आप इन वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, भले लाइव देखें या आपको रिकॉर्डिंग देखें या कुछ भी देखें जैसा भी, बट अगर आप इसको रिवाइज कर रहे हैं तो आपका 12 का प्रिपरेशन डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि आप सीबीएसई के हैं, राजस्थान बोर्ड के, सब में आजकल एमसीक्यू या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। उन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी हमारा डिस्कशन बेस्ट है, और इस समय ये बिल्कुल इनोवेटिव तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं पेपर में बोर्ड एग्जाम्स में, और साथ में तो 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, वो भी इस कोर्स से क्या है कि अच्छे से इजीली कवर हो जाएंगे। तो आपको मतलब जुड़ने से ना सिर्फ नीट की तैयारी होगी, डेफिनेटली आपको बोर्ड एग्जाम में भी डेफिनेटली सही कह रहे हैं सर, मैं सहमत हूँ इनकी बात से। कभी हम जो कवर करेंगे पहले 12 उसके बाद में 11, और एक चीज ये भी जो करंट में बच्चे पढ़ रहे हैं जो 12th वाले बच्चे, उनका 12th वाला पोर्शन थोड़ा सा हेवी रहता है। हेवी इसलिए रहता है कि गर्मा गर्म पढ़ा हुआ है और तुरंत उसको आप डिलीवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपको सही डायरेक्शन में गाइड मिल जाए, आराम से सवाल होते हैं सब कुछ। और इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि हमारा जो प्लान है लेक्चर का वो इस तरह से है कि 11 12 के टॉपिक वो हम कलेक्ट कर रहे हैं जो इससे रिलेटेड है। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक लिया तो साथ में 11 का ग्रेविटेशन है, आपने 11 का हीट ट्रांसफर लिया तो यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी आते हैं, जिनके बहुत सारे फॉर्मूले सिमिलर होते हैं। तो ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि आपको 11 या 12 में डिफरेंस होगा। हाँ, डेफिनेटली आपको बोर्ड की प्रिपरेशन में इससे हेल्प मिले। तो जैसे पाइथागोरस थ्योरम के अंदर आपको शॉर्टेस्ट रूट मिल जाता है, इस प्रोग्राम के थ्रू आपको अपनी गोल की तरफ से शॉर्टेस्ट रूट मिल जाएगा। अब सर एक और चीज समझनी थी कि पीवाईक्यूज के जरिए या इस सीरीज के जरिए जो करंट स्टूडेंट की प्रिपरेशन है उसको रैंक कैसे बूस्ट कर सकते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि रैंक कैसे बूस्ट कर सकते हैं। रैंक बूस्ट करने के लिए तो आपको अपने लेवल को एक एक्स्ट्रा लेवल डालना ही पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा गियर की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हमारा आफ्टर डिस्कशन जो इंटरेक्टिव सेशन है वो उसमें आपकी हेल्प करेगा। आप हमारी वेबसाइट पर या हम लोगों से किस तरह से इंटरेक्ट कर पाते हो या कनेक्ट हो पाते हो, डेफिनेटली रैंक उसी से ही आएगा। लेकिन ये जो प्रोग्राम है वो आपके नॉन सिलेक्शन को सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, तो जैसे मैम ने क्वेश्चन किया, डेफिनेटली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि रैंक कैसे प्रोड्यूस होगी। रैंक बनने के लिए आप सारे स्टूडेंट्स को बताए कि ये बिल्कुल कोई इतना सा लड्डू तो है नहीं कि सबके हाथ में लग जाए। उसके लिए भी आपका भी एक्स्ट्रा एफर्ट होगा और नो डाउट हमारा भी एक्स्ट्रा एफर्ट। पर डेफिनेटली हम आपके प्रिपरेशन को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप एक स्टेप लेंगे तो हमारे 10 स्टेप के 100 स्टेप रेडी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें कवर किए जाएंगे जो कि ज़्यादा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो वही टॉपिक हम ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे जो कि नीट में पूछे जाते हैं ज़्यादा। तो इसी वजह से आपका जो एक्स्ट्रा ध्यान रहता है इधर उधर के टॉपिक्स पे जो हम टाइम वेस्ट कर देते हैं वो नहीं होगा, और एक चीज़ पे फोकस होने की वजह से डेफिनेटली रैंक बूस्ट आपकी होगी। मेरा ये मानना है कि रैंक बूस्ट करने के लिए ये मेनली क्या है, रिपीटर के लिए काम है कि ज़्यादा। रैंक बूस्ट करने के लिए क्या होता है कि कुछ बच्चे जैसे पूरे, मैं केमिस्ट्री की अगर बात करूँ नीट में 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, अब कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आपने टिक कर, बट कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका तरीका अलग होता है, डिफरेंट तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री की मैं बात करूँ, रिएक्शन को आगे से आगे जोड़ करके सवाल पूछा जा सकता है। AR वाले सवाल होते हैं जो हेवी सवाल होते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो 2 चैप्टर को मिक्स करके बनाए गए थे, जैसे थर्मल और इक्वी दोनों को मिक्स कर दिया, तो नए सवाल। उन सवालों की अगर ढंग से प्रैक्टिस हो जाए तो अपन रैंक बूस्ट कर सकते हैं। ये हर कोई बच्चा 30-35 सवाल तो जरूर ही करेगा जो एक अच्छी प्रिपरेशन लेवल पर करता है, बट जो लास्ट वाले 5 सवाल जो करने चाहिए हमको, वो रैंक बूस्ट करने में बहुत जरूर मतलब हेल्प चाहिए आपकी। जैसे ऐसे ही सर फिजिक्स में भी होता है, सर आपको बताएंगे फिजिक्स में क्या, फिजिक्स में भी रैंक बूस्ट करने के कुछ सवाल ऐसे होते हैं। जैसे फिजिक्स में तो मैंने बताया आपको, फिजिक्स में आपको अगर रैंक लानी है तो फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है। वो एक्स्ट्रा एफर्ट किस तरह से आएगा वो मैं आगे ही डिस्कस करूंगा, मैं उसको यहाँ पर नहीं बता। नहीं, एक छोटा सा मैं भी एक बात कहना चाहूँगा, मैं भी फिजिक्स पढ़ चुका हूँ,
कि जैसे डायग्रामेटिक जो क्वेश्चन वैसे देखा जाए वो क्वेश्चन काफी हार्ड होते हैं, क्यों सब सही कह रहे हैं। जो मैकेनिक्स हो चाहे किसी भी पोर्शन से है, वो सवाल थोड़े से अजीब से होते हैं। अगर उस तरह के सवाल 5-7 होते ही होते हैं पेपर में, उन सवाल को पर्टिकुलर तरीके से किया जाए, ट्रिकी मेथड से किया जाए, तो आराम से अपन रैंक को बूस्ट कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। सर अब मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। फिजिक्स के अंदर जैसे ज्यादातर टाइम तो 12th के अंदर होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला सेक्शन ले जाता है, या फिर 11th के अंदर मैकेनिक्स इतना लंबा हो जाता है कि वो कंप्लीट करते करते बाकी चैप्टर्स पे फोकस नहीं रहता। तो अब इस तरीके की प्रॉब्लम में जब फंसता है तो अब इन 3 महीने में उसको क्या करना चाहिए कि वो बॉटलनेक से बाहर निकलता है। इसी के लिए पीवाईक्यू का एनालिसिस बहुत जरूरी है। मतलब हमको पीवाईक्यू पे एनालिसिस से ही पता चलता है कि किस चैप्टर से कितना कितना वेटेज आ रहा है। जैसे मैम ने बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने में 1-1.5 महीना निकल जाता है, पर क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं उसके? 2, 1, 2, कुल मिला के आप 5 साल का पैटर्न देखेंगे तो 8 क्वेश्चन है मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें मैं पोटेंशियल भी कवर करूँ। नो डाउट सर्किट लेंगे तो मतलब कुछ ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो कैपेसिटर और सर्किट मिला के चलता है। ऐसे ही जैसे मैंने 11th के लिए बोला, तो 11th में रिजिड बॉडी डायनामिक्स पढ़ने में इतना भारी लगता है, बच्चों को लगता है कि ये तो कैसे ही खत्म होगा, चालू तो हो गया पर फिनिश कैसे होगा। और आप क्वेश्चन देखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास, ज्यादा से ज्यादा टॉप, बस। तो अगर अपन पीवाईक्यू पे सिर्फ स्ट्रेटेजी कर प्लानिंग से चल रहे हैं आगे, तो उनको ये पता चलेगा कि किस क्वेश्चन का या किस चैप्टर का कितना कितना वेटेज है। वेटेज कहीं पर भी डिस्क्लोज नहीं होता कि हाँ इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, ये हमको पीवाईक्यू के एनालिसिस से पता चलेगा। स्टीव जॉब्स ने बोला था एक बार कि अगर मेरे को किसी चीज का पैटर्न समझना है तो मेरे को एक बार पीछे देखना पड़ेगा, क्योंकि पीछे देखने से पैटर्न पता चलता है, आगे से तो अनप्रिडिक्टेबल है हर चीज। पीछे देखोगे आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि किस पैटर्न को फॉलो करा है पेपर का। मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स आखिरी में नहीं कवर होता है, बट आप उसके क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, 8-11 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जैसे मैं 8 और 11 इसलिए बोला क्योंकि अगर कोई सेमीकंडक्टर कवर करता है उसमें तो 11 नहीं तो 8, इस तरह से। तो अगर हमने प्लान करा है पीवाईक्यू के थ्रू, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ पीवाईक्यू पे, हमारा पूरा काम ही पीवाईक्यू का ही इस समय, तो पीवाईक्यू पर फोकस करके आपको पता चलेगा कि किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन को आना है। तो देखिए सबसे ज्यादा तो आपके डर को निकालने में ये चीज आपकी हेल्प करने वाली है कि स्ट्रैटेजी के बिना आपकी नॉलेज कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो नहीं हो सकती। अब सर बायोलॉजी में मुझे आपसे ये सवाल पूछना था कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन को मेमोराइज करने में या बायोलॉजी को लेके कैसे उस चीज से निकलना चाहिए। हाँ, इसमें डायग्राम्स जो होते हैं वो काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है बायोलॉजी के अंदर। ये भी एनसीईआरटी और 11th और 12th के डायग्राम को डायरेक्टली नीट पेपर में या फिर बाकी बोर्ड्स में डायरेक्टली आ जाते हैं। उनमें से लेबलिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, जिससे कि क्या है कि जैसे XYZ करके लेबल करके दे देंगे आपको, वैसे उनको पूछेंगे कि व्हाट इज एक्स व्हाट इज वाई, तो आपको वो क्वेश्चन जो होते हैं वो करने के लिए डायग्राम और उसके नीचे जो विजुअलाइजेशन लिखे रहते हैं, ये किस चीज का डायग्राम है और किस चीज का क्रॉस सेक्शन है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और डायग्राम से एक तरह से पूरे चैप्टर का रिवीजन ऑलमोस्ट आप से 11th को मिलाओ तो 70-80 डायग्राम जो है मेन पड़े हैं, जो कि आपको प्रिपेयर करने हैं, और उनको प्रिपेयर करने से एक क्विक रिवीजन भी आपका हो जाएगा और डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा कि ये सब मुझे आते हैं, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन में सोल्व करना। तो अब डायग्राम्स भी हमने कवर कर दिए, तो अब सर एक केमिस्ट्री के अंदर उसको बहुत प्रॉब्लम रहती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने सारे रिएक्शन हैं, तो उन सब चीजों को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, वो 3 महीने का टाइम बचेगा। बिल्कुल आपका क्वेश्चन जायज है और सही भी है। वैसे देखा जाए अगर अपन पुराने पेपर को उठा के देखा जाए, जैसे सर ने कहा था हम पीवाईक्यू पर जो जोर दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपना जो एनालिसिस रहता है कि लगभग 50% के आसपास ऑर्गेनिक ले जाए। अगर उसको डिटेल पढ़ा जाए तो कह दें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट नहीं होता, मतलब DOC और IC में जमीन 1.5-2 महीने लेते। अगर पीवाईक्यू के थ्रू पढ़ा जाए तो हम क्या करवाएंगे, उसको प्रोफाइल डायग्राम के थ्रू आपके एक ही क्वेश्चन में 4-4, 5-5, 10 रिएक्शन का आगे और पीछे, तो अपन पूरी ऑर्गेनिक क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करते हैं। दूसरा मैं आपको एक ऐसे मैप प्रोवाइड करवा दूँ जिससे रिएक्शन क्या है आराम से लर्न कर सकते हो, और बार बार क्या है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, वो आराम से इजी वे में अपने याद में रह जाती है। तो 50% कवर करना मतलब अगर पिछले साल का पेपर देखें 22 से 23 क्वेश्चन ऑर्गेनिक आए, जो कि काफी हैवी हो जाता है, इसलिए ऑर्गेनिक को प्रोफाइल डायग्राम से ही हम कवर कर पाएंगे। इस तरह मेरा सर एक और लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाह रही थी
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 12th तक आते आते बच्चा तो ऑलरेडी इतना बर्डन हो चुका होता है, तो बहुत सारी चीजें उसे याद नहीं होती, बहुत सारे कलर्स रिएक्शन बहुत सारी चीजें। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर उसको कैसे डील करना है? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन ये भी अच्छा, पिछले क्वेश्चन से भी अच्छा है। इनऑर्गेनिक में क्या होता है, एक तरह से कहूँ, ऐसे बच्चे बोलते हैं कि ये रट्टा मारो, रटने की चीज नहीं। उसमें क्या होता है, लिंकेज ज्यादा होता है। इनऑर्गेनिक में प्योर लिंकेज होता है, एक चैप्टर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इसलिए उसके सवाल क्या हो जाते हैं, लेंदी सवाल हो जाते हैं। जैसे मैं बात करूं, केमिकल बॉन्डिंग का सवाल आता है, तो पीछे जाओगे तो पीरियोडिक से रिलेट कर। अगर अपन पढ़ते हैं एटॉमिक वाले में, एटॉमिक में जाओगे तो वो काइनेटिक एनर्जी वाले कुछ कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। तो इस तरह दो दो चैप्टर के जो मिक्स होते हैं उनको एक साथ लेंगे, एक साथ लोगे उनको। मैं मेरे जो लैंग्वेज है उसमें लीनियर इक्वेशन नाम देता हूँ, उसके थ्रू अपन आराम से। सर, आप लोगों के इतने सालों के एक्सपीरियंस में क्या हमेशा ऐसे ही होता है कि जो स्टूडेंट 11th से अच्छा परफॉर्म कर रहा है वही हमेशा नीट क्वालिफाई कर पाता है, या कोई कुछ ऐसे रहे हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, किसी की स्टोरी बच्चों की ऐसी रही है जिसके अंदर उन्होंने एकदम से आउटसाइड किया है? क्या कोई गेम चेंजर फिलोसफी, कोई थ्योरी कुछ होती है इस तरीके की ट्रिक जो कि लास्ट में सामने वाले की थोड़ी लाइफ चेंज करते हैं अगर वो पूरा हार्डवर्क करे तो, गिवन कि वो पूरा आने वाले 3 महीने 100% अपना दे? तो क्या ऐसी स्टोरी नहीं, या फिर ऐसे ही होता है अच्छा करता आ रहा है कोई निकालता है? नहीं, इसमें बहुत ही अलग अनुभव रहे हमारे। ऐसा बहुत ही कम बच्चे हैं जो 11th क्लास के अपनी प्रिपरेशन से है। यहाँ तक कि हमारा जो टॉपर था नलिन नाम का बच्चा, बहुत ही अच्छा बच्चा, 11th क्लास के एंड तक आते आते तो बहुत ही दुखी सा होता है। ऐसा सारे बच्चों का रहता है, नलिन तो मैंने एक नाम दिया, लगभग सारे बच्चों का रहता है। पर उनकी जो 11th क्लास की प्रिपरेशन है ना, वो उनको 12th फल देती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 11th क्लास के मार्क्स या 12th क्लास के मार्क्स के नीट में सिलेक्शन को इफेक्ट करते हैं। सारा गेम आखिरी में प्लानिंग का ही है। जैसे आपने कहा शॉर्टेस्ट पाथ पाइथागोरस थ्योरम, बिल्कुल वैसे ही है। ये बातें उसके माइंड सेट में अगर बैठ गई कि किस तरह से मेरे को प्लान करना है, किसकी बात माननी है। तो क्या है मैम कि हमारे यहाँ ना सलाह हर आदमी दे देता है पढ़ने के लिए, भले वो इस फील्ड का एक्सपर्ट हो या ना। आप किसी से पूछो कैसे पढ़ना है, बोले जी लगा जी लगा। अब आप उसको बताओ तो सही भाई कि ये प्लेटफॉर्म है, ये रनिंग है, आपको इस पोजीशन से दौड़ना है, 45 पे जंप करना है, या किस तरह से करना है, वो बताने का काम अगर आपके बच्चे ने पकड़ लिया कि किससे पकड़ना है, किससे लेना है, तो वो डेफिनेटली किसी भी लेवल पर हो, वो 12th अगर आखिरी तक पहुंचा हुआ है तो नो डाउट उसका स्टडी स्किल तो है, और साइंस लेके वो यहाँ तक पहुंचा है जिसका उसका स्टडी स्किल है, और ये सफिशिएंट है उसको आगे लाने के लिए, सिवाय एक चीज के गाइडेड प्रिपरेशन। ये अगर उसने ऐड कर लिया और इसको अपने अंदर आत्मसात कर लिया तो नो डाउट वो सिलेक्शन ले जाएगा। ऐसे एक नहीं मैम, मेरे पास कई बच्चों के नाम है जो मैं बता सकता हूँ कि हाँ वो ये पूछते हैं हमसे कि सर मेरे लगातार 4 to 5 नंबर आ रहे हैं, मेरा कैसे होगा आप मुझे बताओ। मैंने कहा मेरे पास कोई जवाब नहीं इस बात का, पर तुम आखिरी में देखना क्या 100 200 नंबर, जब 525 कट ऑफ थी तो भी ऐसा हुआ है, जब 625 कट ऑफ है तो भी ऐसा हुआ है। मतलब इसकी कोई इक्वेशन नहीं है, सिर्फ एक ही है, आपकी इंटेलिजेंस की मैटर नहीं करती, आपकी कॉन्फिडेंस की मैटर करती है। अगर आपने रिलीजियसली बताए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया है तो आपका जो भी लेवल हो, आप आज से भी अगर रेफरेंस 0 बना लिया ना तो ऊपर का वर्क डन पॉजिटिव ही होगा, नीचे का कुछ मतलब नहीं है, पीछे क्या हुआ उसको कुछ भी नहीं लेना देना है। हाँ अगर आपने पीछा सोचा पीछे का तो वो आपको पीछे ले जाए, बाकी कुछ भी नहीं है जो आपको पीछे ले जाए। सिर्फ गाइडेड प्रिपरेशन पे फोकस दे रहा हूँ मैं बार बार, यही मेरा एक्स फैक्टर है, यही वाई फैक्टर है, यही जेड फैक्टर है, यही तरह है, इसी से सिलेक्शन। और कई स्टूडेंट हमने ऐसे भी देखे हैं कि जो दिसंबर तक थोड़ा सा लोग परफॉर्म कर रहे थे, बट एट द एंड से सिलेबस कंप्लीट होता है तो रिविजन में उन्होंने बहुत मेहनत कर लिए थे एट द एंड, लेकिन और फाइनली वो निकल भी जाते हैं। और कई ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं तो एंड तक आते हुए कि फर्स्ट रैंक आ रही है, सेकंड रैंक आ रही है, और एट द एंड दिसंबर के बाद में वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि यार एकदम कैजुअली ले लेते हैं चीजों को, ग्रांटेड ले लेते हैं, तो पढ़ना लिखना उतना नहीं करते, तो एंड में आके फिर वो फेल भी हो जाते हैं, यानी कि वो सक्सेसफुल नहीं होते। 20 नंबर ही कम रहो लेकिन फैल जाते हैं। जो मेडिकल कॉलेज को डिजर्व करते थे, जो IIT को डिजर्व करते थे, वो नहीं मिल पाती बात। इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है। कई बड़े इंस्टीट्यूट जो एक अपने स्पेशल ग्रुप चलाते हैं, जैसे उन्होंने टॉप 20 या टॉप 40 बच्चे लिए, अब सिर्फ उनका ये रिजल्ट देखो कि टॉप 20 टॉप 40 में से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए,
बस सिर्फ आप ये एनालिसिस कर लो कि कितने बच्चे सेलेक्ट हुए और उनको देखकर जो डाउन हो रहे थे ना, बस उनको अगर प्रॉपर गाइडेंस मिल गई तो कितने अपलिफ्ट हुए बस। बच्चे डिप्रेशन में उस चीज से आ जाते हैं कि मेरे को साइडलाइन कर दिया गया और किसी और को सिलेक्ट कर दिया गया, तो बाद में वो उस चक्कर में फिर वो आने के चक्कर में वो जो उसका टारगेट रहता है उसके ऊपर फोकस नहीं रह पाता। उसका टारगेट रहता है कि मुझे तो उस बैच में जाना है, उस बैच से जैसे आपकी रैंक नीचे होती है आपको वापस वही पढ़ दिया जाता है। तो मतलब एट द एंड आगे डिस्टर्ब सा हो जाता है, तो मेन टारगेट आपका थोड़ा सा डिसफोकस होता है। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, देखो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। चाहे परसेंटेज कितनी बने कोई मैटर नहीं करती, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, प्रॉपर पाथ हो और आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी हो और तो सही तरीके में आप इस तरीके से चलो तो आराम से पा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हार्ड कुछ नहीं होता। ये क्या है, हर जो मैटर है वो कंसिस्टेंसी मांगता है। अब वो आप बनाए रखोगे तो 100% आप पा सकते हो, नहीं कंसिस्टेंसी मांगती है। तो 3 घंटे का पेपर और महीनों की मेहनत बहुत मेहनत खाती है। अगर आपके कुछ और क्वेश्चन हो तो आप जरूर कमेंट्स में डालें और AFPMS चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस तरीके की और कॉन्वर्सेशन हम आपके सामने लेके आए, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट कर पाए। आप एक कॉन्फिडेंट स्टूडेंट है तो जरूर देखिए, जिससे कि आपको पता चले कि आपका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है, और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो इसके बाद तो आपका कॉन्फिडेंस बन ही जाएगा।